एग्जाम साहित्य दीप इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप नए होंगे तो एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। आज का वीडियो होगा इकाई क्रमांक 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। उसके पहले धैर्य और निरंतरता के लिए संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। लंबी अवधि की परीक्षाओं की तैयारी जैसे 2013 से लेकर 2012 से लेकर 2010 से लेकर 2023 से लेकर 2015 से लेकर कई छात्र जो है, कई विद्वान जो है, कई विद्यार्थी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। विशेषतः 2023 से लेकर एमपीएससी 114 115 की तैयारी कर रहे हैं, सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है उनके तैयारी में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी पेड़ में फल अपनी ऋतु आने पर ही लगता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास और धैर्य रखने से ही समय पर सफलता रूपी फल आपको प्राप्त होता है। आशा ये आपको दोहा समझ में आया होगा, इसलिए निरंतरता बनी रहने दीजिए। देखते हैं नवजागरण की अवधारणा। नवजागरण का अर्थ है समाज में नई जागृति का आना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें समाज अपनी पुरानी रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक बुराइयों का त्याग करके नए विचारों, आधुनिकता, वैज्ञानिक और दृष्टिकोण को अपनाता है। आगे देखिएगा इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। यूरोपीय नवजागरण 14वीं और 17वीं शताब्दी तक रहा है। ये ऐसे प्रश्न 114 और 115 के लिए आ सकते हैं, इसलिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम साहित्य दीप 100% ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको कोर्स उपलब्ध वहां पर मिलेगा। भारतीय नवजागरण 19वीं शताब्दी में आरंभ। नवजागरण शब्द डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रेनेसां के लिए प्रयोग किया था। इसका आरंभ जो है बंगला से हुआ है। आपको एग्जाम साहित्य दीप इस ऐप पर 20 टेस्ट सीरीज दी जा रही है। 20 यानी कि एक टेस्ट सीरीज में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन 2000 प्रश्नों से आप अवगत होंगे। आपके पास एक मंथ या उससे भी कम समय है। 114 और 115 की बात कर रहा हूं, विषय हिंदी की बात कर रहा हूं, तो आप सिर्फ 20 टेस्ट सीरीज जो है 700 रुपए में ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, इस नंबर पर कॉल कीजिए या एग्जाम साहित्य दीप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सब कुछ दिया गया है। भारतीय नवजागरण की प्रमुख सुधार एवं आंदोलन। सुधार, संस्था, आंदोलन, वर्ष। 3 प्रमुख रूपों में मैंने इसको सामने रखने का प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1828, गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875। प्रमुख उपलब्धियां, राजा मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभिनय चलाकर उस पर कानूनी प्रतिबंध लगवाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने के प्रयासों में विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली। हो सकता है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य न केवल एक समाज के सजग प्रहरी थे, बल्कि वे जनता की चेतना को दिशा देने वाले विचारक, सुधारक, क्रांतिकारी भी थे। उनकी रचनाओं ने भारतीय समाज को आत्मबोध करवाया, राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत किया, स्वतंत्र आंदोलन को वैचारिक आधार पर प्रदान किया, स्वतंत्रता संघर्ष को एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप भी दिया। हिंदी नवजागरण अर्थ एवं परिभाषा देखिएगा। हिंदी नवजागरण का आशय उस व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक जागरण से है जिसमें भारतीय समाज में आधुनिक चेतना का विकास हुआ। यह केवल साहित्यिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक समग्र आंदोलन था। हिंदी नवजागरण के 3 प्रमुख चरण माने जाते हैं। चरण, समय और विशेषताएं। भारतीय हिंदू युग 1850 से लेकर 1900। हिंदी नवजागरण का आरंभ, देशभक्ति और जागरण की शुरुआत। द्वितीय युग 19 से 1920, नवजागरण का आधार स्तंभ, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना तथा भाषा का मानकीकरण। आधुनिक काल 1920 के बाद, नवजागरण का परिपक्वतर रूप आदि। खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली का परिचय। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलती है।
उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाकार और विशेषताएं: प्रेम सागर, लल्लूलाल, लल्लूलाल खड़ी बोली का प्रथम रचना 1908 में हुई। चंद्रावली नासिक के उपाख्यान सदन मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग गंगाधर भट्ट। गंग कवि का नाम पूरा नाम पूछा जा सकता है, गंगाधर भट्ट। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्यकार कवि गंगाधर भट्ट अकबर के राज दरबारी कवि थे। समय है 1538-1623 ई। अन्य रचनाएं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, गंग कवित्व और दिग्विजय भूषण आदि। आलोचक के मत: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चंद छंद वर्णन की महिमा में भाषा के कसावट न होते हुए भी खड़ी बोली गद्य के आरंभिक नमूने अवश्य प्राप्त होते हैं, ऐसे कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना, विवरण और जानकारी। स्थापना 18 अगस्त 1800। स्थापक जो जिसने स्थापना की है, स्थापक जिसे कहा जाएगा लॉर्ड वेलिजली, तत्कालीन गवर्नर जनरल। स्थापना कोलकाता का फोर्ट विलियम परिसर। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना। हिंदुस्तानी विभाग अध्यक्ष जॉन गिल्क्राइट आदि। हिंदी विकास में योगदान, भाषाओं के अध्ययन का केंद्र। हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत भाषाओं की हजारों पुस्तकों का अनुवाद। खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और आधुनिक हिंदी गद्य के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र। आगे देखते हैं भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, उसके संदर्भ में आगे देखिए। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र 1850 और 1885 हिंदी नवजागरण के प्रारंभिक चरण के प्रमुख प्रवर्तक। उनके युग में देशभक्ति और जागरण की शुरुआत हुई है। हिंदी नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, जो भारतीय हिंदू युग में व्यापक हुआ। भारतीय हिंदू युग 1850 से लेकर 1900 तक। भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं: देशभक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना का उदय, सामाजिक सुधारों की शुरुआत, खड़ी बोली गद्य का विकास और पत्रकारिता का आरंभ, आधुनिकता की अवधारणा का बीज रोपण। उसके उपरांत आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण परिचय 1864 और मृत्यु जो है उनकी 1938। उपाधि आचार्य, योगदान हिंदी के महान साहित्यकार एवं पत्रकार, युग प्रवर्तक के रूप में उनको देखा जाता है। द्विवेदी युग की विशेषताएं: हिंदी नवजागरण की दूसरी मंजिल, समाज सुधार को सुदृढ़ रूप देना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, भाषा के मानकीकरण को व्यवस्थित रूप देना, साहित्य का सामाजिक उद्देश्य से जुड़ाव, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखकों को अनुशासित लेखन, शुद्ध भाषा और स्पष्ट विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित करना। आगे देखिएगा, द्विवेदी युग को प्रभावित करने वाली घटनाएं। कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। 1905 में रूसी क्रांति और बंग भंग विरोधी आंदोलन। प्रमुख दार्शनिक विचार इसमें आते हैं, जिनके प्रमुख नाम लिए जाते हैं: महात्मा गांधी। मूल तत्व और विवरण: अहिंसा, गांधीवादी विचारधारा की आधारशिला, सत्य, सभी सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की नींव, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता एवं देशी वस्तुओं का उपयोग आदि। आगे देखिएगा, मूल तत्व विवरण: सर्वोदय, सबके कल्याण की भावना के तौर पर है। साहित्य पर प्रभाव: हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का केंद्रीय भाव रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन। जन्म 14 अप्रैल 1891। मुख्य विचार: सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व, जाति व्यवस्था का विरोध, दलित चेतना एवं शोषित वर्ग के उत्थान पर बल और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद लोहिया दर्शन। जन्म 23 मार्च 1910, मृत्यु 12 अक्टूबर 1967। मुख्य विचार: समाजवाद, गरीबों और शोषितों की आवाज। प्रभाव: महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित। 1955 में भारतीय समाजवादी दल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। उसके उपरांत आएगा मार्क्सवाद। मूल आधार: आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन का आधार आदि। वर्ग संघर्ष इतिहास की प्रेरणा शक्ति है उसमें। साहित्य पर प्रभाव: प्रगतिशील धारा के अधिकतर रचनाकार मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवादी आलोचना के विकास में शिवदानंद सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, गजानन मादी, मुक्तिबोध
और नामवर सिंह का विशेष योगदान रहा है। मनोविश्लेषणवाद प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड मुख्य धाराएं चेतन और अचेतन मानसिक अवस्था संबंधी समस्याओं का इलाज साहित्य में जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के मूल हस्ताक्षर और साहित्य में मानव मनोविज्ञान की गहरी पकड़ता। उसके उपरांत आएगा 7.6 अस्तित्ववाद प्रारंभ 1920 आसपास जर्मनी में हुआ है। प्रमुख चिंतक हाइडेगर हसेल मुख्य विचार व्यक्ति के अपने जीवन और अनुभवों पर केंद्रित मानव को उसकी अस्तित्व के प्रश्नों से परिचित करवाना। अलगाव से मुक्ति और हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान जैसे अज्ञेय मोहन राकेश में अस्तित्ववाद का प्रभाव रहा है। शेखर एक जीवनी हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी उपन्यास माना जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अस्तित्ववादी उपन्यास इनमें से कौन सा है? शेखर एक जीवनी। और प्रमुख उपन्यास के तौर पर, प्रथम उपन्यास के तौर पर उसको देखा जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुख्य विचार फ्रेडरिक जेम्स जेनसन उत्तर आधुनिकता को परिवर्तित पूंजीवाद की उपज मानते हैं। मुख्य विशेषताएं उत्तर संरचनावाद के समान भाषा या पाठ को महत्व, सभी महान आख्यानों का अंत, सत्य तर्क और प्रगति जैसे आधुनिकतावादी अवधारणाओं पर प्रश्न। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श से जुड़ाव, हिंदी कथा साहित्य में उत्तर आधुनिकता की अवधारणा आदि। अस्मितामूलक विमर्श साधारण अवधारणा। अस्मितामूलक विमर्श मुख्य रूप से उन दो वर्गों की अस्मिता पहचान के संघर्ष को उजागर करती है या करता है जो समाज के हाशिए पर है। जैसे प्रमुख प्रकार विमर्श और मुख्य उद्देश्य दलित विमर्श जाति आधारित भेदभाव का शोषण, स्त्री विमर्श स्त्री की पहचान अधिकार एवं शक्तिकरण, आदिवासी विमर्श आदिवासी समुदाय की पहचान एवं अधिकार, और किन्नर विमर्श तीसरी लिंग की पहचान एवं स्वीकार्यता आदि। महत्व समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हाशिया पर स्थित समुदायों को आवाज और सामाजिक न्याय एवं समता की दिशा में योगदान आदि। इस पर आधारित मैंने कुछ विशेष प्रश्न दिए हैं, उसका विश्लेषण भी दिया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, नवजागरण शब्द का प्रयोग रेनेसां के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य रामविलास शर्मा ने किया था। ऑप्शन क्रमांक बी, याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा है। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक है, चर्चा की जाती है उसमें से एक है। रामविलास शर्मा 1922-2000 अपनी आलोचनात्मक कृति अधिकाल और नवजागरण 1969 तथा भारतीय युग हिंदी भाषा की विकास परंपरा में यूरोप में रेनेसां की संज्ञा को भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम नवजागरण कहकर पुकारा। उन्होंने तर्क दिया है कि भारत में 14वीं-17वीं शताब्दी के बीच कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसी आदि का युग रहा है। सामंती मूल्यों के विरुद्ध जन चेतना जागृत हुई और रेनेसां के समकक्ष है। डॉक्टर शर्मा जी ने इसकी केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति के रूप में भी परिभाषित किया है। फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन 1900 या लॉर्ड कर्जन 1800 या लॉर्ड रॉबर्ट लाइव या लॉर्ड वेलेजली? उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 1, लॉर्ड वेलेजली। 1800 यह हिंदी का गद्य के विकास के लिए सबसे मील का पत्थर प्रश्न माना जाएगा। स्थापना 1800, 4 मई 1800 को कोलकाता और कलकत्ता फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। स्थापना लॉर्ड वेलेजली, वे उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर थे। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला में प्रशिक्षण कराना था ताकि देश की जनता से बेहतर संवाद कर सके और प्रशासन सुगम हो। हिंदी साहित्य में योगदान, इस कॉलेज ने भारतीय खड़ी बोली गद्य को संरक्षण दिया। यही पर लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदन के नष्टव्याख्यान की रचनाएं लिखी जो खड़ी बोली को पुरस्कृत करने की दिशा में पहली सरकारी पहल थी। प्रश्न क्रमांक 3, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा प्रथम है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हुई। स्पष्टीकरण, यह हिंदी साहित्य का सबसे विवादास्पद और गहन प्रश्न है क्योंकि प्रथमता झगड़ा इस काल निर्धारण और भाषा मानदंडों पर निर्भर करता है। चंद छंद
बर्डन की महीना इंशाल्लाह खा उर्दू के मशहूर शायर लगभग 1796 1800 के आसपास लिखी। यह खड़ी बोली की का वह रूप है जो आज की मानक हिंदी से सबसे अधिक मेल खाता है। व्याकरण, वाक्य विन्यास, शब्द रचना दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्राथमिक रचना माना है। हालांकि वे तारीख को लेकर संयम रखते थे, पर आधुनिक शोध इसी प्राथमिकता को देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, प्रेम सागर नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? लल्लू लाल लल्लू लाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रथम पंडित थे। उन्होंने 1810 में प्रेम सागर की रचना की। यह वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद है, जो कृष्ण लीला पर केंद्रित है। हालांकि मूल स्रोत चतुर्भुज मिश्र ब्रजभाषा छत्तीसी प्रेमी पर आधारित था, पर लल्लू लालन ने खड़ी बोली का सरल, प्रभावपूर्ण और अलंकारित रूप उसको माना है। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को दिशा देने वाले युग प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के युग द्विवेदी युग 1900 और 1920 के बीच के केंद्रीय बिंदु को स्पर्श करता है। सरस्वती का प्रकाशन स्थापना 1900 इलाहाबाद प्रयागराज चिंतामणि घोष द्वारा लिखी गई। यह भारत की प्रथम मासिक पत्रिका थी, परंतु पत्रिका को वास्तविक दिशा प्रतिष्ठित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन काल में मिली, 1903 से लेकर 1920 में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 1938 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिमार्जित किया, साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने खड़ी बोली गद्य पद्य विकास प्रोत्साहित किया और साहित्य को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का कार्य भी उन्होंने किया। वे केवल संपादक थे, बल्कि स्वयं 14 विभिन्न नामों से इस पत्रिका के लिए रचनाएं लिखते थे। उनके द्वितीय साहित्यिक सक्रियता को दर्शाता है कि कार्यकाल को वही द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। छठवां प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा की आधारशिला क्या है? अहिंसा। आसान प्रश्न है, अहिंसा ही क्यों आधारशिला है? गांधीवादी विचारधारा अहिंसा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त के तौर पर देखा जाता है। इसे केवल एक राजनीतिक नहीं, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक और नैतिक सांस्कृतिक को दर्शन माना गया है। शोध साहित्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अहिंसा यह गांधीवादी विचारधारा की आधारशिला है। गांधी के लिए अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा न करना नहीं था, अपितु वह प्रेम की पराकाष्ठा है जो शत्रु के प्रति द्वेष न रखने की भावना रखती है आदि। सातवां प्रश्न, सेक्रेक जीवनी हिंदी का प्रथम किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? अस्तित्ववादी उपन्यास। यह प्रश्न प्रयोगवादी एवं आधुनिकतावादी साहित्य की सबसे चर्चित कृति के बारे में है। अस्तित्ववादी होने का प्रमाण सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे 1911-1987 द्वारा रचित यह उपन्यास 2 भागों में 1941 से लेकर 1944 तक प्रकाशित हुआ है। इसे हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी उपन्यास माना जाता है, क्योंकि इसमें नायक शेखर अकेलापन, विद्रोह, अस्तित्व, जिज्ञासा और अर्थ की निरंतर खोज में गुजरता है। यह उपन्यास आत्म तत्व की प्रधानता पर केंद्रित है, जो अस्तित्ववादी दर्शन का केंद्रीय विषय है। अस्तित्ववाद में व्यक्ति अपने अस्तित्व का अर्थ स्वयं खोजता है, बल्कि शेखर बिल्कुल यही करता है। मनोविश्लेषणात्मक होने का आरोप एवं वास्तविकता। यद्यपि विकिपीडिया एवं अनेक आलोचकों ने इसे मनोविश्लेषण उपन्यास कहते हैं, किंतु यह केवल इसकी एक विशेषता है, प्रमुख पहचान नहीं है। इसमें फ्रायड के मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद दोनों पर प्रभाव दिखाई देता है, किंतु प्रथम की उपाधि अस्तित्ववादी को ही दी जाती है। हिंदी की मार्क्सवादी। 8वां प्रश्न, आलोचना के विकास में किसका योगदान नहीं है और नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नावर सिंह का है, सिर्फ इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। यह केवल आलोचना का और इतिहास वैचारिक धरातल पर समझने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884-1941 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन आलोचना के सर्वमान्य शिखर पुरुष है, किंतु मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे। उनकी आलोचना मनोविश्लेषणी, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टि पर आधारित थी, जो रामचंद्र शुक्ल की एक रस संप्रदाय एवं भाव प्रधान समीक्षा पद्धति में स्पष्ट दिखता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, जो मार्क्सवादी भौतिकवादी इतिहास दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। शुक्ल जी का
झुकाव भारतीय दर्शन, अध्यात्म और नैतिकता मूल्यों पर आधारित रहा है। मार्क्सवादी आलोचना का विकास हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान 1918 के बीच माना जाता है। उन्होंने हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक की उपाधि दी। उन्होंने वर्ग संघर्ष, आर्थिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन को भी साहित्यिक मूल्य पर आधार बनाया। उनके पश्चात डॉक्टर रामविलास शर्मा 1902 और 2000 में मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी आलोचना में गहराई या वैचारिक पैनापन प्रदान किया। नामरसिंह 1926-2018 परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मार्क्सवादी आलोचक को नई दिशा दी। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामरसिंह इन तीनों मार्क्सवादी आलोचकों के प्रमुख स्तंभ है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस परंपरा से पूर्णतः अलग माने जाते हैं। नवा प्रश्न, अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नहीं है। उपनिवेशवादी विमर्श। आदिवासी है, स्त्री है, दलित है। आसान प्रश्न है। अस्मितामूलक विमर्श उन सामाजिक समूहों पर अनुभव संघर्ष केंद्र में रहता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर है, प्रमुख हसे यानी कि प्रमुख केंद्र पर है। इसमें मुख्यतः तीन प्रमुख विमर्श सामने आते हैं: दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श। उपनिवेशवादी विमर्श, इस विमर्श में क्या नहीं आता, क्योंकि यह औपनिवेशिक सत्ता शक्ति संरचना के विभिन्न विश्लेषण संबंधित होते हैं, न कि किसी उत्पीड़ित समूह की अस्मिता से। उपनिवेशवादी विमर्श में उपनिवेशक और उपनिवेशित के बीच के संबंधों, सत्ता यंत्र, ज्ञान निर्माण, सांस्कृतिक आधिपत्य की बात की जाती है। यह केंद्रीय विमर्श अस्मिता केंद्रीय विमर्श न होकर सत्ता केंद्रीय विमर्श है। प्रश्न क्रमांक 10 आखिरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? राजा राम मोहन राय। 1828। ऑप्शन क्रमांक बी। स्थापना 1828। स्थापक राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने 1772 और 1833 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। यह भारत के सर्वप्रथम सामाजिक सुधार एवं संगठन में से एक है। ब्रह्म समाज के उद्देश्य का महत्व, इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के व्याप्त कुरीतियों, सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जातिवाद का विरोध करना तथा एकेश्वरवाद मोनोथिइज्म को बढ़ावा देना। राजा मोहन राय द्वारा मानना था कि वेदों का मूल संदेश एकेश्वरवादी है। उन्होंने ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी तत्वों से भी प्रेरणा ली। ब्रह्म समाज में भारत में आधुनिकता, तर्कवाद एवं सामाजिक समानता की नींव रखी, जिसका दूरगामी प्रभाव बाद में आर्थिक सुधार आंदोलन जैसे आर्य समाज, कृष्ण समाज पर पड़ा। आशा है ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप नए होंगे तो आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर कॉल कर सकते हैं। आपके मन में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ में ये वीडियो जो आपके दोस्त, मित्र, सेट, नेट हिंदी विषय के लिए कर रहे हैं तथा 114, 115 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा। मैंने इकाई क्रमांक 4 को संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरा वीडियो जो है इकाई क्रमांक 5 को लेकर आपके सामने मैं दूसरा वीडियो ले आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।